नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम हमारा वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करें हैं, जहां पर आपके सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अल्केम लैब हैज इंक्रीज सो मच, व्हाट डू यू थिंक एज एन इन्वेस्टर मस्ट डू इफ ही पोजीशन एट लोअर रेट्स। अगर आपने नीचे लेकर रखा है तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड तो किया ही जा सकता है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करने में भी कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई विल नॉट परचेज ए स्टॉक एज एसआईपी। तो मैं स्टॉक में एसआईपी इसलिए जनरली रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर आप एसआईपी करेंगे तो आपकी एक डेट फिक्स हो जाती है कि सपोज कि 15 तारीख को हर महीने ये स्टॉक आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो वहां पर 15 तारीख को हो सकता है कुछ शेयर में अच्छी न्यूज आ जाएगी हो, उसकी वजह से शेयर प्राइस ऊपर निकल गया हो। इसी वजह से मैं आपको जनरली एसआईपी रेकमेंड नहीं करता। बाकी आपकी मर्जी, आपको एसआईपी करनी है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नो क्वेश्चन सर, एज वॉट एवर आई सीक आई गेट प्रायर नोटिफिकेशन ऑफ योर वीडियोस, ह्यूज रिस्पेक्ट, बाउ डाउन, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका ये एक अच्छा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि आगे भी हम ऐसे ही अच्छे कंटेंट बना दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इस समय स्टॉक मार्केट का P30 के आसपास है एंड देर आर चांसेस कि कुछ महीने बाद निफ्टी बैड करेक्ट हो सकता है। निफ्टी महीने के बाद करेक्ट हो सकता है, जैसे आप बताते हैं कि कुछ शेयर अभी मार्च के लेवल के आसपास हैं, तो शुड वी बाय देम या वेट करें कि जब मार्केट करेक्ट हो तब इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का वेट नहीं कर रहे हैं। अगर प्राइस अच्छा मिल रहा है तो वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि मैंने कहा, अभी भले ही निफ्टी 11,500 के 200 के आसपास चल रहा है, फिर भी अच्छे प्राइस पर हमें अच्छे शेयर्स अभी भी अवेलेबल हैं। जैसे कि पीडीलाइट में काफी समय से कह रहा हूं, ब्लू चिप स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर लेते जाओ। अगर मार्केट गिरती है, अगर उसमें वहां पर भी करेक्शन आता है तो वहां पर भी बाइंग करेंगे। और दूसरी एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, सपोज मार्केट में अगर हमें करेक्शन देखने को मिलेगा तो वहां पर शेयर्स में तो ऑफकोर्स सभी शेयर्स में गिरावट आएगी, लेकिन जो ज्यादा गिरावट आएगी उन शेयर्स में आएगी जो कि अभी ज्यादा भाग चुके हैं, और जो ऑलरेडी अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं वहां पर ज्यादा करेक्शन की उम्मीदें हम कम लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज में शेयर की फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का तरीका बता सकते हैं क्या? एज फार एज आई हैव रिसर्च देयर आर 2-3 वेज लाइक डीसीएफ, डिविडेंड मेथड, बट आई कांट फाइंड हाउ टू पुट ऑल दिस वैल्यू, सो प्लीज। तो यहाँ पर ऑफकोर्स फंडामेंटल एनालिसिस में सब कुछ करेंगे, ये तो बस अभी शुरुआत ही है। नेक्स्ट है, आई एम न्यू टू मार्केट एंड आई एम ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। आई ट्राई टू बिल्ड माई पोर्टफोलियो एंड सिलेक्ट फंडामेंटली गुड स्टॉक, बट आई एम अनेबल टू होल्ड देम एंड आई सेल देम इफ देयर प्राइस डिक्रीज बाय इवन 10 या 20 रुपीज़। तो ये विगनर के साथ होता रहता है। ये कुछ ऐसा समझ लीजिए कि अनरिटन रूल है कि जो स्टॉक मार्केट में नया आता है उसे डायरेक्टली पैसे तो नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा उसे पैसे गंवाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे आपका माइंडसेट तैयार होगा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए, लॉन्ग टर्म स्टॉक में होल्डिंग करने के लिए। और शेयर मार्केट के लिए माइंडसेट का बहुत ही जरूरी है, माइंडसेट प्रॉपर होना चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप अभी बिगिनर है, 20 साल के हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने के लिए, मार्केट के अप डाउन्स को समझने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर ये तो समझना होगा, अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लिए हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो वहां पर आपको घबराना नहीं चाहिए, उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई इन्वेस्टेड इन आईजीएल एंड एचडीएफसी एएमसी रिसेंटली बट इन लिटिल क्वांटिटी, आई वांट टू बाय मोर इन दिस टू, कैन यू सजेस्ट कि अभी और ले लूँ या वेट कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि भाग जाए ये दोनों यहाँ से। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा, अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं, आईजीएल भी अच्छे प्राइस पर मिल रहा है और एचडीएफसी एएमसी दोनों ही अच्छे प्राइस पर है। आपने कौन से प्राइस पर लिया है ये आपने नहीं बताया, लेकिन आपने छोटी सी क्वांटिटी ली है, तो क्वांटिटी आप यहाँ पर सपोज ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ी सी क्वांटिटी करंट मार्केट प्राइस पर ऐड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एस्ट्राजेनेका फार्मा गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट इन फॉर लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए एस्ट्राजेनेका फार्मा भी अच्छी कंपनी है। व्हाट आर द बाइंग लेवल्स फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन एस्ट्राजेनेका। तो एस्ट्राजेनेका अगर आपको 3100 के आसपास मिल जाए तो वहां पर आप बाइंग शुरू कर सकते हैं। और फाइजर के बारे में तो मैं बहुत समय से बता रहा हूँ, 4000 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। रियली अप्रिशिएट योर वीडियोस, थैंक यू। आपका एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड आई बाय आईआरसीटीसी नाउ और वेट, विल इट कम टू 1000 रुपीज लेवल, प्लीज रिप्लाई। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईआरसीटीसी कंपनी बुरी नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या इसका बिजनेस अभी फिलहाल चल रहा है, क्या बिजनेस में ग्रोथ है। बिजनेस में ग्रोथ तो छोड़िए, बिजनेस जो पहले पैमाने पे चल रहा था वो कब हो पाएगा ये बता नहीं सकते। तो फिलहाल आईआरसीटीसी को भूल जाइए। शेयर प्राइस अभी ऊपर हमें यहाँ पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट में अभी बहुत लिक्विडिटी है और यहाँ पर
हमें इंस्टीट्यूशनल गिरावट देखने को नहीं मिल रही, इसीलिए यहाँ पर IRCTC टिका हुआ है। बाकी फिलहाल फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में फिलहाल नहीं सोचना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कोर पोर्टफोलियो एंड पोर्टफोलियो। तो कोर पोर्टफोलियो वो होता है जहां पर आप एकदम फिक्स होता है कि नहीं मैंने अच्छा ही शेयर लिया है, यहां पर मैं बेचने ही नहीं वाला। और पोर्टफोलियो में आप जो स्टॉक्स लेते हैं आपको बीच बीच में ऐसा होता है कि नहीं यार 10% का प्रॉफिट हो रहा है, निकल जाते हैं, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो यही डिफरेंस है, बाकी तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो इसकी होती नहीं है। नेक्स्ट है ब्लैक रोज इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टर्म। ये भी केमिकल वाला स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो भी बनाने के कब का सोच रहा था। नेक्स्ट है डियर सर, आई एम अ बैंकर इन पब्लिक सेक्टर बैंक, आई हैव परचेज माय ओन बैंक शेयर्स इन ESOP, स्टॉक्स आर करंटली 50% डाउन, आई हैव इन्वेस्टेड 1.5 लाख रुपए, तो शुड आई बुक लॉस और शैल आई होल्ड। तो आपने कौन सी कंपनी में लिया है, कौन सी मतलब कौन सी बैंक में लिया है, ये आपने नहीं बताया। SBI में अगर आपने लिया है तो वहां पर बने रहिए, उसकी रेंज होगी 50 से 300, तो कभी ना कभी आपको 300 वहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हाय सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल वीडियोस, आई हैव कैपिटल ऑफ अराउंड 8 लाख, आई एम इंटरेस्टेड इन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म, सो आई एंटर एट लो बट एज आई गेट 2 to 3% प्रॉफिट माई माइंड गेट्स चेंज। एंड यहाँ पर आपने वही लिखा होगा कि आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ कमेंट्स मैंने देखे, जस्ट बाय स्टॉक्स व्हेन इट कम एट बाइंग प्राइस, देन अनइंस्टॉल योर Zerodha ऐप फ्रॉम मोबाइल एंड वेन एवर यू गेट योर क्वालिटी कंपनीज एट देयर बाइंग अगेन डाउनलोड इट एंड बाय शेयर अगेन अगेन अनइंस्टॉल इट। तो ये एक बहुत ही अच्छा, मेरे को फनी लगा ये कमेंट, लेकिन ऐसा जनरली मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ तो माइंडसेट तो आपका परफेक्ट होना ही चाहिए, माइंडसेट को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए रखना ही पड़ेगा। ऐसा कई बार आपको होगा कि आपने सपोज कोई शेयर लिया है, एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्री, 1310 पे आपने शेयर्स को बाय किया है और आपने तेजी देखने को मिली 5%, फिलहाल वो 5-10% ऊपर चल रहा है। तो आपको अगर लग रहा होगा कि प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लेकिन आपने सोचा लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, अभी नहीं बेचना है, और फिर बाद में गिरावट आ गई, वापस हमें 1300 के लेवल देखने को मिले, तो वापस आपको रिग्रेट होगा कि वहां पर बेच देना चाहिए था, फिर से हमें मौका मिल जाएगा। तो ऐसा होता रहता है। लॉन्ग टर्म में आपको वापस नीचे आता हुआ भी शेयर दिखाई दे सकता है, लेकिन माइंडसेट अगर है लॉन्ग टर्म में रखने वाला तो वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। बाकी तो माइंडसेट को तैयार करने की जरूरत है। Next question है, hi sir, this is a good initiative by any YouTuber that I follow. Please provide your view on how much quantity one should buy if the target for a particular stock is around 50,000. यानी कि आपका क्वेश्चन ये है कि सपोज आपने किसी स्टॉक में बाइंग करने के बारे में सोचा है, 50,000 टोटल आप डालना चाहते हैं, तो कितनी क्वांटिटी एक बार में लेनी चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक है और कौन से लेवल से आप बाइंग करना शुरू कर रहे हैं। सपोज वो अपने हाई से, सपोज रिलायंस अभी 1600 का था जब हमें मार्च के पहले देखने को मिला था, उसके बाद गिरावट हुई। अगर आप 1000 लेवल पे सोच रहे हैं तो वहां पर सिर्फ 10,000 नहीं डालने होते, वहां पर फिर क्वांटिटी बढ़ा देने की, 10 का 20 डाल देने का एक साथ, क्योंकि वो काफी ज्यादा ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हल्के फुल्के फंडामेंटली वीक स्टॉक्स की मैं बात ही नहीं करता। स्ट्रॉन्ग शेयर्स में मैं बता रहा हूँ, डिपेंड करता है कौन से प्राइस पर लिया। जैसे कि IGL का एक एग्जांपल ले लूं, तो IGL मैंने जब रेकमेंड किया 400 के लेवल से, तब वो 20-25% के आसपास करेक्टेड था, तो वहां पर थोड़ा थोड़ा करके लेना था। 50,000 अगर आपको उसमें डालने हैं तो वहां पर 10,000 करके वहां पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए था। ऑल्सो योर व्यू ऑन RVNL, तो RVNL अच्छा स्टॉक है लेकिन स्लो है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो रख सकते हैं। बाकी रेलवे स्टॉक्स में ज्यादा हैवीली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई एम न्यू एट स्टॉक मार्केट, रिसेंटली ओपन माई डीमेट अकाउंट एंड ग्रो स्टॉक्स, माई कैपिटल इज ओनली 1 लाख रुपीज। यहाँ पर 10,000 है आपका कैपिटल। ओके सर, आई वांट टू नो इज इट गुड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 8% इन 1 मंथ और इज दिस जस्ट एवरेज। अरे क्या भाई, एवरेज थोड़ी होगा, यहाँ पर 8% के हमें FD में भी नहीं मिलते। आपको एक महीने में अगर 8% मिल रहे तो एवरेज थोड़ी धमाकेदार है। 8% के एवरेज मिल रहे तो बहुत हो गया। सजेस्ट एनी स्टॉक एट गुड वैल्यूएशन, ये मैंने इसके बारे में वीडियो बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज टेल द लेवल्स फॉर IRCTC। IRCTC में करंटली कोई भी मैं लेवल नहीं बता रहा हूँ, अभी के लिए जस्ट छोड़ दीजिए। कुछ भी अगर कैसा होने वाला है आगे, कितने दिन तक ये कोरोना चलेगा, कब ये ट्रेन्स वापस शुरू होंगे, ये कोई बता नहीं सकता। Q1 के रिजल्ट्स तो आने दो, उसके बाद हम बात करेंगे। और साथ ही साथ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। फिलहाल फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज चल रही है, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, जहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी बातें करेंगे। तो क्वेश्चन है, प्रोज एंड कॉन्स फॉर दोज हु थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन येस बैंक, इज इट
Is it so that once bought those shares certain percentage only can be sell, rest mandatory to hold for certain period? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। जिन्होंने पहले वो हो लिया हुआ था उनके लिए ये रूल अप्लाई होता है। अब जितनी भी आप क्वांटिटी लेंगे आपको बेचने का पूरा अधिकार है। और प्रोज एंड कॉन्स की यहाँ पर बात करें तो येस बैंक में प्रो ये है कि यहाँ पर अभी फिलहाल येस बैंक को मरने तो नहीं दिया जाएगा, ये तो हमें पता चल गया है। एसबीआई वहां पर पूरा सपोर्ट दे रही है, यहाँ पर हमें आरबीआई का पूरा सपोर्ट है, अलग अलग बैंक्स ने यहाँ पर पैसे दिए हैं। साथ ही साथ एफपीओ भी सक्सेसफुली हुआ है, भले ही फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ था लेकिन फिर भी 14-15 हजार करोड़ इसने येस बैंक ने रेस कर लिए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये एक प्रोज है। और कॉन्स की बात करें तो एनपीएस की सिचुएशन तो अभी भी बनी हुई है, तो यहाँ पर रिस्क तो रहेगा कि वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं वो जो सजेस्ट करूंगा जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल है वही इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे, वरना बहुत ही अच्छे शेयर मार्केट में वैसे भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है योर व्यू ऑन बाइंग माइंडस्पेस REIT स्टॉक नाउ आफ्टर लिस्टिंग, कैन समवन बाय स्मॉल क्वांटिटी नाउ और स्टिल स्पेसिफिक नंबर टू बाय कंसिडरिंग REIT, आई मीन इज देयर इन सेबी गाइडलाइन फॉर दैट। तो यहाँ पर REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, चाहे वो माइंडस्पेस का ही क्यों ना हो या एम्बेसी ऑफिस का ही क्यों ना हो, वहां पर लॉट्स में ही ट्रेडिंग होती है। आप एक शेयर नहीं ले सकते, एक यूनिट नहीं ले सकते, वहां पर आपको मिनिमम 200 लॉट तो लेने ही पड़ेंगे, तो इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा होगा ही। अगर लेने की या ना लेने की बात करें तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो अच्छा है, ये माइंडस्पेस REIT रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा माध्यम है, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉट Tanla Solutions एट 53 एंड करंट मार्केट प्राइस इज 148, कैन आई एग्जिट और स्टिल होल्ड इट। तो यहाँ पर Tanla Solutions यहाँ पर टेलीकॉम रिलेटेड बहुत कामकाज करती है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसीलिए यहाँ पर आग लगती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना आप निकाल लीजिए, उतना मैं कहना चाहूंगा, और बाकी का जो आपका प्रॉफिट है उस पर आप वहां पर बने रहिए। यहाँ पर आग बनी हुई है, मोमेंटम बना हुआ है, तो कितना ऑपरेटर ऊपर लेकर जा सकता है ये तो कोई बता नहीं सकता, इसलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ से निकाल दीजिए। सपोज आपको 10,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया था और ऊपर जितना भी चल रहा है तो 10,000 जितना इन्वेस्ट किया था वो यहाँ पर आप निकाल लीजिए, उतना ही मैं कहना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI लाइफ के बारे में, बाइंग रेंज। तो SBI लाइफ अगर आपको 800 के आसपास मिलता है तो वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। इज इट वर्थ टू बाय इंश्योरेंस स्टॉक एट करंट सिनेरियो करंट का मत देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है, और SBI लाइफ भी अच्छी कंपनी है, HDFC लाइफ भी अच्छी है और ICICI प्रूडेंशियल भी अच्छी है, तीनों को आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको SBI पसंद है तो वहां पर 800 का प्राइस फिलहाल अच्छा दिखाई दे रहा है, वहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, वहां पर अगर प्राइस दिखाई देता है तो वहां पर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग in high PE stocks like HUL, Pidilite, even though they are market leaders, they are trading at expensive valuations. What is the downside of investing in them? Thanks. तो यहाँ पर even though तो ये शब्द ही गलत है, even though they are market leaders, even though नहीं, यहाँ पर ये मार्केट लीडर्स है इसीलिए हाई PE पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट उससे यहाँ पर फेवर कर रहे हैं क्योंकि मार्केट लीडर है, अनडिस्प्यूटेड है, पीडीलाइट का मोनोपोली वाला बिजनेस है, तो यहाँ पर ऑफकोर्स मार्केट उसे सपोर्ट करेगी, उसको वैल्यूएशन बढ़ाएगी। तो यहाँ पर रिस्क जो होता है कि सपोज आगे कोई दूसरी हमें कंपनी एमर्ज होती हुई नजर आएगी, अगर आपने ही कोई कंपनी खोल दी और अगर आगे ग्रो करती जाती है आपकी कंपनी और पीडीलाइट को खतरा हो जाता है तो वहां पर वो पी रेशियो वापस हमें फेयर वैल्यू पर आता हुआ नजर आ सकता है, ये एक रिस्क रहता है। लेकिन पहले से मोनोपोली वाला बिजनेस है तो ऐसा जनरली कम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर व्यूज ऑन फेडरल बैंक कंसिडरिंग इट्स एक्सपोजर इन साउथ इंडिया एंड मॉरेटोरियम पॉलिसी इंप्लीकेशन नाउ, इफ इट्स रेकमेंडेड बाय देन आवर करंट लेवल्स आर गुड फॉर फ्रेश बैंक। तो छोटे बैंक्स में मैं फिलहाल निवेश करने की मनाही कर रहा हूं क्योंकि सिचुएशन अभी भले ही मार्केट में हमें शेयर मार्केट में ऐसा लग रहा है बैंक ऊपर जा रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग ही है। यहाँ पर एनपीएस की सिचुएशन आगे आने वाले 2-3-4-5 क्वार्टर के बाद ही हमें रियल सिचुएशन पता चलेगी। तो यहाँ पर अगर आपको छोटे बैंक्स में जाना है तो फेडरल बैंक अच्छा बैंक है, तो यहाँ पर आप 45-50 के रेंज में बाय करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। नेक्स्ट है हाय सर व्हाट इज योर व्यू ऑन प्रिंस पाइप। तो प्रिंस पाइप भी अच्छी कंपनी है, लेकिन उसके सामने जो कंपनीज है पीयर कंपनीज जैसे कि सुप्रीम इंडस्ट्री है, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक है, वो काफ़ी ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है, तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंड भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो बिजनेस में काम करता है वो भी अभी दबा हुआ नजर आ रहा है, रिटेल सेगमेंट में काम कर रहा है, तो यहाँ पर फिलहाल थोड़ा वेट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो करंट मार्केट प्राइस मैंने देखा है वो इतना भी ज़्यादा खराब नहीं है, वहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट एक्सेस को आप प्लीज़ अभी अवॉइड कीजिए, ऐसी छोटी एनबीएफसीज में हमें फिलहाल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर जितनी अच्छी दिखाई दे रही है उतनी है नहीं। नेक्स्ट है विच इज़ द बेस्ट पैथोलॉजी लैब शेयर। तो यहाँ पर लाल पैथ लैब, एस्ट्रल वर्सेस पॉलीकैप दोनों ही अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है, तो यहाँ पर तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, दोनों ही दमदार स्टॉक है। डाबर और रिलायंस व्हाट इज़ द राइट प्राइस टू बाय। तो डाबर अभी फिलहाल
460 के आसपास अगर आपको मिलता है, 450 के आसपास मिलता है, तो वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है। और जैसा कि उसका पास्ट में मैंने मूवमेंट देखा है, तो आपको वहां पर भी मिल सकता है। 470 460 के लेवल्स आपको आगे आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस में 1800 के आसपास अगर आप बाइंग शुरू करते हैं तो वही अच्छा प्राइस रहेगा। फिर लॉन्ग टर्म का व्यू तो काफी वैसे भी सुधर चुका है, लेकिन फिलहाल एक लिमिट होती है कितना ऊपर जाएगा शेयर। यहाँ पर बहुत ज्यादा अपसाइड हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुका है, 10% और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा सिचुएशन गंभीर होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर रिलायंस में थोड़ा सा वेट करेंगे तो ही अच्छा होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सर मैं स्टूडेंट हूँ, पॉकेट मनी से इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे क्या आईटी रिटर्न भरना पड़ेगा? इज इट मैंडेटरी? आई हैव नो अदर इनकम सोर्स, छोटा मोटा ट्रेड और इन्वेस्ट करके कमा लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने कहा कि आप एक स्टूडेंट है, तो आपके ऑफकोर्स खुद के नाम से तो अकाउंट नहीं खुला होगा, आपने अपने पापा के या मम्मी के अकाउंट पे ही अकाउंट खोला होगा। तो वहां पर आईटी रिटर्न्स का वो देख लेंगे, और आईटी रिटर्न्स तो भरना पड़ेगा। जो भी इनकम होती है, इनकम होगी तो यहाँ पर भरना पड़ेगा, वरना कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है, विच स्टॉक इज गुड फॉर डॉटर एजुकेशन एंड मैरिज पर्पस बिसाइड्स RIL, HUL, HDFC बैंक? अच्छा, इनको छोड़ के रिलैक्सो अच्छा है, पिडीलाइट अच्छा है, बाटा अच्छा है, एशियन पेंट्स अच्छा है। कुछ अच्छे स्टॉक्स है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर बने रहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पैसा बनाकर दे सकते हैं। IT सेक्टर से TCS, इन्फोसिस अच्छे हैं। केमिकल सेक्टर में आरती इंडस्ट्री, अतुल, SRF, ये भी सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन राइट्स फॉर लॉन्ग टर्म? तो लॉन्ग टर्म के लिए राइट्स को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर रेलवे स्टॉक्स में बहुत ही हैवीली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर प्लीज सजेस्ट बाइंग लेवल्स फॉर विप्रो? तो विप्रो अभी भाग चुका है, उसके बाद ही आपको बाइंग लेवल्स चाहिए। तो फिर भी अगर आपको 250 रुपये के नीचे मिलता है तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा ऊपर निकल चुका है। मेरा मानना है विप्रो और बालकृष्णा दोनों काफी ज्यादा भाग चुके हैं, यहाँ पर आप फिलहाल अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर होगा। जैसे कि मैंने कहा, स्टॉक्स को चेज नहीं करना है, पीछे नहीं पड़ जाना है स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर बाय कीजिए। नेक्स्ट, प्लीज टेल अबाउट मुथूट फाइनेंस क्रैश आफ्टर RBI अनाउंसमेंट। तो RBI ने अनाउंसमेंट किया है कि यहाँ पर गोल्ड लोन्स में जो पहले सपोज आप अगर 1 लाख का गोल्ड यहाँ पर रखते थे तो 75% के आसपास, 70 या 75% का हमें अपना और कैपिटल मिलता था। जो भी मुथूट फाइनेंस के, सपोज आप मुथूट फाइनेंस के पास जाते हैं, 1 लाख का गोल्ड देते हैं, तो वहां पर वो आपको सिर्फ 75% का ही अमाउंट दे सकते थे। तो यहाँ पर वो अमाउंट बढ़ाकर 90% कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन वो वापस स्टेबल भी हो चुका है, तो यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल में क्या करें? तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया, इस शेयर से हमें टोटली अभी फिलहाल अवॉइड ही करना है। कंपनी अच्छी है, इसकी ब्रांड्स भी अच्छी है, यहाँ पर ब्रांड्स काफी पॉपुलर है, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में इससे प्रॉब्लम हो सकती है। रिटेल सेगमेंट वाला ही स्टॉक है और डेप भी कंपनी पे है, इसलिए मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट है योर व्यूज ऑन UPL। तो UPL बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर सेक्टर ग्रोथ इन फ्यूचर, अरे तो अपना देश ही एग्रीकल्चर वाला है, तो यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए UPL को सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए UPL क्या, PI इंडस्ट्री भी अच्छा है, बेयर क्रॉप साइंसेज भी अच्छे हैं। तो इन तीनों शेयर्स हैं जो कि फर्टिलाइजर रिलेटेड कामकाज करते हैं, तो इन तीनों शेयर्स पर नजर रख सकते हैं। अच्छे प्राइस पर आते हैं तब लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कीजिए। नेक्स्ट आपने कहा है, व्हाट इज द रूल्स टू एवरेज अ शेयर एंड हाउ टू कैलकुलेट फॉर एक्यूमुलेटिंग अ शेयर इन एवरी डिप, यानी कि बाय ऑन डिप्स कैसा करना चाहिए? तो जनरली मैं आपको रेकमेंड करता हूँ 5% के डिप पर हमेशा बाय कीजिए, 5 या 10%, 5 से 10% के डिप पर हमें बाय करना चाहिए, ऐसा जनरली मैं रेकमेंड करता हूँ। फिर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है, सर नमस्कार, आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आर वी हेडिंग टुवर्ड्स स्टैगफ्लेशन दैट इज अनदर इकोनॉमिक बिग रिसेशन, इफ यस व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन फॉर अवर पोर्टफोलियोज? तो यहाँ पर रिसेशन तो है, थोड़ा सा मामला तो गड़बड़ है, बिजनेस एनवायरनमेंट तो यहाँ पर खराब होता हुआ नजर आ ही रहा है। मार्केट हमें ऊपर जाती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि वैक्सीन की होप्स आ रही है कि वैक्सीन फटाफट आ सकती है, 1-2 साल में वैक्सीन देखने को मिलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा हो जाता है तो कोई भी बुराई नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें रिसेशन का सामना तो करना पड़ेगा ही। और इसका अगर प्रिकॉशंस ले तो प्रिकॉशंस यही लेना चाहिए कि पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए और ऐसे शेयर्स को तो अपने पोर्टफोलियो में से निकाल दीजिए जो कि फंडामेंटली वीक है। काफी ऐसे शेयर्स हैं जो कि फंडामेंटली वीक होने के बावजूद इस मार्केट में रैली में हमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो प्लीज वहां से प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया है तो वहां पर बने रहिए, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी ले रखी है, स्पेशली बैंकिंग BFSI सेक्टर में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो वहां पर पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और कैश इन हैंड होना बहुत ही जरूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कैन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टू बी द नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक? ये तो मैं अभी फिलहाल बता नहीं सकता, बहुत ही लंबी जर्नी है। और आईडीएफसी का जो फिलहाल का कामकाज चल रहा है, वोडाफोन आइडिया को लोन देकर रखा है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें दिखाई दे रही है। तो वो हिसाब से अभी तो ऐसी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर सिचुएशन सुधरती है, एनपीएस की सिचुएशन यहाँ पर सुधरती है, वोडाफोन आइडिया के बारे में कोई सिचुएशन सुधरती है, तो यहाँ पर भी हमें अच्छी खासी मूवमेंट बनती हुई नजर आ सकती है। और साथ ही साथ अगर नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बनना है तो मैनेजमेंट भी वैसा ही चाहिए जैसा एचडीएफसी बैंक का था। नेक्स्ट, हाउ टू कॉन्टैक्ट यू फॉर पोर्टफोलियो रिव्यू? तो p4portfolio@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यू ऑन इन्फोएज शेयर। तो इन्फोएज बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे नहीं लेना है। आप लोगों की नज़र वहीं पर जाती है जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुके होते हैं। जो शेयर्स अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं वहाँ पर हमें नज़र रखनी चाहिए। ये शेयर्स में सारी अच्छी चीज़ें फैक्टर्ड इन हो चुकी है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी बुरी है, लेकिन फिलहाल हमें इसमें इन्वेस्टिंग करने से वेट करना चाहिए। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट 5000 इन IT स्टॉक्स दिस मंथ, विच IT स्टॉक इज इन द बाइंग जोन? तो यहाँ पर भी सेम बात हो गई, जो स्टॉक्स जो सेक्टर ऑलरेडी ऊपर निकल चुका है वहाँ पर ही पूरा फोकस बना हुआ है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आईटी स्टॉक्स अभी फिलहाल क्यों चढ़ गए हैं? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम यहां पर हो सकता है। आईटी सेक्टर पे बहुत ही बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा लॉकडाउन का, साथ ही साथ हमें यहां पर कोरोना वायरस का इतना बुरा इफेक्ट आईटी सेक्टर पे नहीं पड़ा है। रिजल्ट्स में भी हमने देखा, इसी वजह से आईटी स्टॉक्स ऊपर निकल चुके हैं। तो यहां पर फिलहाल वेट करना चाहिए। जब अपने बाइंग रेंज पे थे तब मैंने आपको रेकमेंड भी किया, तो अभी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उल्टा थोड़ा सा अगर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी ली है तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग का समय है। यहां पर फिलहाल बाइंग के बारे में मैं तो फिलहाल पर्सनली नहीं सोच रहा हूं। नेक्स्ट है ट्रेंड बाइंग प्राइस, वो मैं आपको बता चुका हूँ। प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड एंड हैव इन्वेस्टेड 80,000। तो आप मुझे p4portfolio@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। हाई सर, इन द लास्ट फ्यू डेज स्टॉक्स विच आर इन्वॉल्व इन API मैन्युफैक्चरिंग आर इन एन अप ट्रेंड लाइक लॉरस लैब्स, न्यूलैंड लैब्स, सोलारा active pharma, granules, etc. Can you just make a dedicated video to compare all this, and is it a good time to enter this considering the run up they have had in the last few weeks? तो यहाँ पर एक बात आपको समझनी चाहिए कि API बनाने वाली कंपनी जो हमें दौड़ती हुई नजर आ रही है, तो क्यों दौड़ रही है? क्योंकि उसका हमें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता हुआ नजर आएगा। APIs यहाँ पर चाइना की जगह पर हम यहाँ पर इंडियन कंपनी से ही APIs लेने वाले हैं। उसका फायदा कोरोना वायरस का होगा। तो कोरोना वायरस जब चला जाएगा तो स्टॉक्स भी हमें नीचे आते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो की मुझे फिलहाल जरूरत दिखाई नहीं दे रही है। जो स्टॉक्स आपको ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं एपीआई के कारण, तो वो स्टॉक्स में सारी चीजें फैक्टर्ड इन हो चुकी है। तो उसे प्लीज चेस करने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे कि मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये कोई ऐसी कंपनीज नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा ये कोरोना वायरस चलने नहीं वाला है। एपीआई की फिर भी हमें डिमांड फिर कम होती हुई नजर आएगी। तो यहां पर प्लीज संभल कर इन्वेस्ट कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इसे चेस करने की कोशिश मत कीजिएगा। Next, as there are mixed ratings opinions from various rating agency on Reliance, what should we do? Should we wait or should we buy one share per week? तो यहाँ पर मैं वन शेयर पर वीक वाला मामला तो नहीं बताऊंगा। वो अगर आप नीचे होते तो हम कह सकते हैं कि वन शेयर पर वीक लीजिए, लेकिन अभी तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और यहाँ पर आपको पता है ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर ये निकल चुका है। एक छोटी सी भी खराब सी न्यूज़ आ जाएगी तो हमें यहाँ पर शेयर क्रैश होता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर फिलहाल रिलायंस में न्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में मत सोचिए। जब इन्वेस्टमेंट का समय था तब मैंने आपको बताया अभी, और मैं ये अभी भी बता रहा हूं कि जिन्होंने नीचे लेकर रखा है 2200 पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो यहां पर फ्रेश बाइंग के बारे में फिलहाल सोचना नहीं चाहिए। 1800 अगर आता है तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, बाय ऑन डिप्स लगा सकते हैं। योर व्यूज ऑन डिमांड एग्जिट होल्ड एज आफ्टर कोविड-19 पीपल आर रिलाइंग मोर ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, बिग बास्केट, ग्रोफर एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो जियो मार्ट इज इट स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर विच इज ऑल्सो इन रिटेल सेगमेंट, ऑल्सो रिलायंस रिटेल। तो यहाँ पर डिमांड छोटी मोटी कंपनी नहीं है, छोटी मोटी रिटेल का ये कामकाज नहीं करती। इसमें भी हमें चेंज देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। इसका मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है, मैनेजमेंट काफी रिलायबल है। तो यहाँ पर वेट करते हैं। डीमार्ट में भी हमें ऑनलाइन बेस्ड सर्विस देखने को मिल सकती है, उसमें भी हमें ऑनलाइन बेस्ड सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, थोड़ी सी अच्छी सर्विसेज हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, जब 2500 के आसपास चल रहा था तब मैंने आपको बता दिया था कि वहाँ से फिलहाल के लिए टेम्पररीली एग्जिट कर देना है। और अगर आपने नहीं किया है तो फिलहाल होल्ड करके रखिए, लेकिन फ्रेश बाइंग 2000 के लेवल के नीचे ही करनी चाहिए। 2000 जब आया था तब मैंने आपको रेकमेंड भी किया था।
नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड आउट बॉटम आउट लेवल ऑफ स्टॉक विद द हेल्प ऑफ RSI एंड MACD एंड विल मार्केट फॉल बिफोर US इलेक्शन। तो पहला है RSI MACD वाला, तो वो स्विंग ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस में मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज चल रही है। नेक्स्ट है विल मार्केट फॉल बिफोर US इलेक्शंस। तो ये तो मैं बता नहीं सकता US के इलेक्शंस के पहले मार्केट गिरेगी या नहीं, लेकिन एक छोटा सा करेक्शन तो अभी बनता है। बहुत ही ज़्यादा मार्केट ऊपर निकल चुकी है और मेन मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है क्योंकि रिलायंस में जितनी भी अच्छी न्यूज़ आने वाली थी वो ऑलरेडी आ चुकी है। अभी फ्यूचर रिटेल का चल रहा है, वो अभी कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, थोड़ा सा और तेज हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी सारी अच्छी चीज़ें रिलायंस में फैक्टर्ड इन हो चुकी है। और रिलायंस हैवी वेट है, 14% का वेटेज रखता है निफ्टी 50 में। अगर हमें रिलायंस थोड़ा सा भी वीक होता हुआ नजर आएगा तो निफ्टी 50 में भी करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर ही रहेगा। US इलेक्शंस के बारे में तो अभी फिलहाल सोच नहीं रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलो सर, माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ऑप्शंस। इफ वी हैव शेयर्स इक्वल टू लॉट साइज इन अवर डीमैट एंड सफिशिएंट मार्जिन आल्सो फॉर कॉल सेलिंग एंड इट गेट्स इन द मनी, ओके, स्टिल एनी चांस इज देयर दैट फिजिकल सेटलमेंट विल नॉट टेक प्लेस इन Zerodha एंड वी गेट अ पेनल्टी बाय एक्सचेंज। तो यहाँ पर जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर कोई टेक्निकल इशू हो गया तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन जनरली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिजिकल सेटलमेंट हो ही जाएगा। नेक्स्ट सर आपका व्यू है मार्केट के ऊपर की मार्केट अगेन 10,000 लेवल के नीचे आएगा। तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म में तो अपना इंडिया ग्रो ही करेगा तो मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन की बात करें तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड यहाँ पर मार्केट मुझे दिखाई देती है। तो इसीलिए मैं उन स्टॉक्स में ही रेकमेंड दे रहा हूँ जो कि स्टॉक्स अभी हमें नीचे दिखाई देते हैं, जैसे कि पिडिलाइट हो गया, IGL हो गया। तो ऐसे स्टॉक्स में मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ जो कि ऊपर निकल चुके हैं। आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की जरूरत है और थोड़ा सा करेक्शन हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है, इसलिए रेडी भी रहना चाहिए। और साथ ही साथ जो स्टॉक्स हमने नीचे लेकर रखे हैं जो कि तगड़े प्रॉफिट में चल रहे हैं उन्हें होल्ड भी करना चाहिए अगर मार्केट ऊपर भी जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर व्यू ऑन जिलेट, CUB, सेरा एंड राजेश एक्सपोर्ट। तो राजेश एक्सपोर्ट में फिलहाल मैं बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और साथ ही साथ सेरा तो आपको पता ही होगा रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी है और रियल एस्टेट का क्या हालत है ये बताने की जरूरत नहीं है। जिलेट एक अच्छी कंपनी है, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं भी करेंगे तो दूसरी कंपनीज यहाँ पर हमें अवेलेबल है, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। जिलेट में हमें काफ़ी समय से गिरावट देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि कुछ ज़्यादा ग्रोथ कंपनी में देखने को नहीं मिल रही है। जितना कंपनी काम कर रही है काफ़ी क्वार्टर से उतना ही हमें रेवेन्यू देखने को मिलता है, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जो ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए कंपनी में वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नजर आ रही है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हमें स्टॉक में भी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। और अगर बात करें सिटी यूनियन बैंक के बारे में तो वहाँ पर ये भी अच्छी बैंक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। छोटे बैंक्स में अभी फिलहाल मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो कुछ जो अच्छी बैंक है, फेडरल बैंक है, CUB है, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स फॉर मन्नपुरम फाइनेंस एंड दीपक नाइट्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ओके, मन्नपुरम फाइनेंस भी काफी अच्छा है, लेकिन मुझे मुथूट फाइनेंस काफी अच्छा लगता है उससे, लेकिन मन्नपुरम फाइनेंस भी बुरा कंपनी नहीं है, यहाँ पर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और दीपक नाइट्रेट तो नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी है, यहाँ पर आप बने रहिए, एक्सपांशन के प्लान्स चल रहे हैं कंपनी के, तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। नेक्स्ट है नमस्कार सर, मैं एक आर्मी मैन हूँ। ओ सल्यूट है आपको सर। तो इसलिए सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, विच इज़ द बेस्ट, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस और मन्नपुरम फाइनेंस। तो यहाँ पर तीनों कंपनी भले ही अच्छी है, लेकिन मैं आपको सेफ इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो ये सेक्टर ही सेफ नहीं है एक्चुअली, लेकिन फिर भी अगर आपने इस सेक्टर को सिलेक्ट किया है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मुथूट फाइनेंस इन सब में से सेफ है, क्योंकि वो गोल्ड लोन बांटने वाली कंपनी है। तो इन तीनों कंपनी में से सबसे सेफ मुथूट फाइनेंस है, वरना इससे भी सेफ सेक्टर में कहूँ तो वो है FMCG सेक्टर और केमिकल सेक्टर और IT सेक्टर। ये 3 सेक्टर है जो कि सबसे सेफ है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, वरना NBFCs में करना ही है तो मुथूट फाइनेंस इज द सेफेस्ट अमंग 3। तो नेक्स्ट ग्रैन्यूल्स एग्जिट लेवल बताइए। तो यहाँ पर ग्रैन्यूल्स का एग्जिट फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिलहाल मोमेंटम बना हुआ है। फिलहाल जो स्टॉक हैं जो अभी फार्मा कोविड-19 की वजह से ऊपर जा रहे हैं तो वहां पर मैं बाइंग रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन एग्जिट भी मत कीजिए। अगर आपने स्टॉक नीचे के प्राइस पर लेकर रखा है, मोमेंटम कंटिन्यू है तो वहां पर बने रहिए। अगर आपको जल्दी है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिंद्रा फाइनेंस टारगेट इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो 150 तक जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में फिलहाल सिचुएशन ही यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। NPS की सिचुएशन कैसी होगी, तो NBFC कौन सी बंद होगी, कौन सी चल पाएंगी, वो भी हम बता नहीं सकते। तो लॉन्ग टर्म का फिलहाल हमें छोड़ देना चाहिए। अभी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए NBFCs में, आपको पता है कि अच्छी NBFCs की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग NBFCs है, वहाँ पर ही बने रहिए। छोटी मोटी NBFCs को हमें फिलहाल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, भले ही स्टॉक मार्केट में हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है।
नेक्स्ट है सर, कैन वी इन्वेस्ट इन आरती इंडस्ट्री? ऑफकोर्स यहाँ पर आरती, अच्छा नाउ तो आरती इंडस्ट्री में अगर आपको अभी इन्वेस्ट करना है तो मैंने आपको 1000 के लेवल पर बताया था, फिलहाल तो वो ओवरबॉट कैटेगरी में चल रहा है, तो थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। विच इज़ बेटर, आरती और विनाती ऑर्गेनिक्स? तो दोनों ही एक्चुअली भले ही है केमिकल सेक्टर की, लेकिन अलग अलग काम करती है। आरती इंडस्ट्री स्पेशलिटी केमिकल्स, होम पर्सनल केयर में काम करती है, और विनाती ऑर्गेनिक्स इनऑर्गेनिक्स केमिकल बनाने का काम करती है, तो थोड़ा सा अलग काम है, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हाउ टू ट्रेड इन MCX, इज इट थ्रू जेरोधा ऑल्सो? तो हाँ, यहाँ MCX में आप ट्रेड कर सकते हैं, जेरोधा में ट्रेड कर सकते हैं। कॉमोडिटीज़ को आपको चालू करना पड़ेगा, कॉमोडिटीज़ का एक ऑप्शन आता है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर आप इसे शुरू कर सकते हैं। कुछ प्रोसीजर होता है MCX में ट्रेड करने के लिए, कॉमोडिटीज़ में ट्रेड करने के लिए, तो आप जेरोधा से कनेक्ट करके आप उस वो ट्रेडिंग प्रोसीजर ख़त्म कर सकते हैं और आप उसमें शुरू कर सकते हैं MCX में ट्रेडिंग करना। नेक्स्ट है, योर रिकमेंडेड स्टॉक आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, आई एम अ फॉलोअर, थैंक यू सर। टॉप स्टॉक्स फ्रॉम 10 years फ्रॉम नाउ, आई हैव 50 HDFC AMC, 50 रिलैक्सो, 1300 महिंद्रा फाइनेंस, 75 राइट्स, 95 IGL, 7 नैम इंडिया। अच्छी कंपनीज ली है। नैम इंडिया आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपने HDFC AMC में लेकर रखा है तो। और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर ये छोटी कंपनी है लेकिन बैलेंस शीट मजबूत हो गई, ये तो मैं बता सकता हूँ। राइट्स इशूज़ है, जो कंपनी ने पैसे रेस किए हैं, यहाँ पर कंपनी बंद होने के चांसेस तो कम ही है, लेकिन यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। 150 का प्राइस आपको शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC का Q1 2020 का रिजल्ट कब आ रहा है? ये तो मुझे भी फिलहाल नहीं पता, डेट अभी तक आई नहीं है, जब भी आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट है, हाय सर प्लीज सजेस्ट बाइंग लेवल्स फॉर टाटा कंज्यूमर एंड IOL केमिकल्स। तो यहाँ पर टाटा कंज्यूमर तो बहुत ही भाग चुका है, जिसका रीज़न भी मैं आपको बताना चाहूँगा। टाटा कंज्यूमर एक तो दो चीज़ों की वजह से भागा है। यहाँ पर टाटा खुद एज अ कंपनी यहाँ पर सुधरती हुई नजर आ रही है। प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में हमें एडिशन देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर लोकल चीज़ें यूज़ करनी है, ऐसा यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ पर उसकी वजह से भी टाटा कंज्यूमर्स को फ़ायदा है। लेकिन फिलहाल वेट करना चाहिए, कितना वो कंपनी कर पाएगी ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। Q1 के रिजल्ट्स आने दीजिए थोड़े से, अमुक Q1 के क्या Q2 के थोड़ा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसका हमें थोड़ा सा पता चलने दीजिए, उसके बाद देखेंगे टाटा कंज्यूमर्स में इन्वेस्ट करना है या नहीं। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए पूछे तो FMCG में से टाटा कंज्यूमर्स एक कंपनी है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर बनती हुई नजर आ सकती है। और IOL के बारे में बात करें तो IOL में फिलहाल हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारी अच्छी चीज़ें तो फैक्टर्ड इन हो चुकी है, तो यहाँ पर हमें बाइंग करने से बचना चाहिए। फिलहाल की सिचुएशन में किसी भी स्टॉक को चेस करना छोड़ दीजिए, ये एक बहुत ही बड़ा गुरु मंत्र है जो कि हमें याद रखना चाहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। नेक्स्ट है कैप्लिन पॉइंट लैब के बारे में। कैप्लिन पॉइंट में भी वही बात है जो कि IOL में है, वहाँ पर भी चेस करना छोड़ दीजिए प्लीज़। नेक्स्ट है, हाउ टू शेयर द पोर्टफोलियो फॉर रिव्यू, ये मैं बता चुका हूँ। सर यू आर मेकिंग वीडियोज ऑन स्टॉक्स when it quarter results come and telling about the buying ranges, which is great, but I have a suggestion that always make videos about the stocks when it is approaching its best buying price like you made last week, thank you। तो ये ऑफ कोर्स मैं आपको ये बताता रहता हूँ, अच्छे स्टॉक जब भी अच्छे प्राइस पर आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। नेक्स्ट है, निफ्टी P रेशियो हैज क्रॉस 30, इज इट ओके टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग एट दिस स्टेज? तो यहाँ पर एक बात समझ इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। निफ्टी का P रेशियो ऊपर है, ये सच्ची बात है, ओवरबॉट जोन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन वापस हमें थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो अच्छे स्टॉक्स में लेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। पीडीलाइट अभी अच्छे प्राइस पर मिल रहा है तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। IGL अच्छे प्राइस पर है तो वहाँ पर इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखना चाहिए। योर व्यू ऑन NTPC, PFC, REC, कोल इंडिया, गेल ऑन करंट मार्केट प्राइस? तो सबके सब PSU है, तो ज़्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। PFC के बारे में बात करें तो उसका भी एक रेंज हो गया, जैसा SBI के बारे में है। कोल इंडिया भी अच्छा स्टॉक है। जो स्टॉक्स है सारे के सारे अच्छे हैं, यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। NTPC अच्छे प्राइस पर चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप ऐड कर सकते हैं। विच इज़ बेटर फॉर करंट सिचुएशन फॉर 1 ईयर? अगर 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर आप NTPC में जा सकते हैं, REC में जा सकते हैं। इन दो स्टॉक्स में आप एडिशन के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, आया 400। ये मैं सेक्टर ही अवॉइड करता हूँ, पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ही हमें नहीं करना चाहिए। हम सबके सब रिटेल इन्वेस्टर हैं और पावर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से हमें बचना चाहिए। बजाज फाइनेंस एट 2247 एंड बजाज फिनसर्व एट 4538, होल्ड और बुक पार्शियल प्रॉफिट बुक। तो यहाँ पर आपने बताया नहीं कितनी क्वांटिटी, आपका पोर्टफोलियो का साइज़ क्या है। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, सपोज आपका पोर्टफोलियो का साइज़ कैपिटल है 50 लाख, सपोज आपका कैपिटल है 1 लाख रुपए का और 50,000 इन दोनों स्टॉक्स में आपने डाल के रखे हैं, तो वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बनता है। नेक्स्ट है, काइंडली सजेस्ट सम एग्रो केमिकल फार्मास्यूटिकल्स एंड API स्टॉक्स। तो ये सारे स्टॉक्स तो भाई साहब पहले ही भाग चुके हैं, तो यहाँ पर फिलहाल प्लीज़ इन स्टॉक्स को चेज मत कीजिए। अच्छे स्टॉक अच्छे प्राइस पर रहे हैं, उन्हीं हमें ऐड करना है। नेक्स्ट है, MRF और
अपोलो टायर दोनों ही अच्छी कंपनी है। एमआरएफ काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो यहाँ पर मैं आपको अपोलो टायर लेने के लिए कह सकता हूँ। नेक्स्ट है एबी कैपिटल एट 141 के प्राइस पे और इंडसइंड बैंक 1431 को तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेकर रखा है, तो फिलहाल अभी होल्ड ही कीजिए। यहाँ पर आपको लॉस बुक करने का रीज़न दिखाई नहीं देता है और सिचुएशन ख़राब है। अगर मार्केट में तेज़ी आती है, जब भी हमें इकोनॉमिक में रिकवरी देखने को मिलेगी और मार्केट में फंडामेंटली बैक्ड रियल रैली, रियल तेज़ी देखने को मिलेगी, तो इन शेयर्स में भी थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इंडसइंड बैंक तो पूरा का पूरा अभी वोडाफोन आइडिया का क्या होता है उस पर ही निर्भर है। इस टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेटर देन डाबर फॉर लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पर बॉट क्वांटिटी एट 444 ROC इज नॉट इम्प्रेसिव एंड PE लुक्स प्रेटी एक्सपेंसिव दो, बट इट स्टिल लुक्स बुलिश। श्योर वी वांट इट, व्हाट प्राइस शुड आई वेट फॉर एडिंग मोर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया क्यों टाटा कंज्यूमर ऊपर जा रहा है, इसका अभी भी परफॉर्मेंस आपने जैसे बताया, ROC इज नॉट इम्प्रेसिव, तो यहाँ पर PE भी हमें एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है, ROC भी इम्प्रेसिव नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। फिलहाल ये न्यूज़ बेस्ड है, यानी कि अभी अच्छा पोर्टफोलियो यहाँ पर बनने वाला है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और लोकल चीज़ें हमें यूज़ करनी है, ऐसा आजकल चल रहा है। इसीलिए टाटा कंज्यूमर ऊपर जा रहा है। अच्छी कंपनी है नो डाउट, लेकिन फिलहाल कैसे वो अपने आप को मैनेज कर पाती है, मैनेजमेंट कैसे उसे अच्छी तरीके से फॉलो कर पाएगा इस बात को, वो अभी देखना बाकी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे तो ही अच्छा होगा। विच इज़ बेटर ऑप्शन, मिंडा इंडस्ट्री और मदरसन सुमी, बोथ आर फ्रॉम ऑटो सेक्टर, तो दोनों ही अच्छी कंपनी है। मदरसन सुमी को आप प्रेफर कर सकते हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, हमें पता भी है, इसके प्रोमोटर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और साथ ही साथ इसका बोनस बहुत अच्छा देती है, स्प्लिट बहुत अच्छा देती है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ पर आप मदरसन सुमी को चूज कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव नीड योर ओपिनियन फॉर टू स्टॉक्स, सुमितोमो केमिकल। सुमितोमो केमिकल काफ़ी अच्छा है, केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, जापानीज कंपनी है, शायद ये जापान से बिलोंग करती है सुमितोमो ग्रुप की, और सुमितोमो ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा नाम है वहाँ पर, तो अच्छा ग्रुप है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। नेक्स्ट है IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, तो यहाँ पर भी पावर सेक्टर रिलेटेड है, तो जो जनरली मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर हैं तो जो आपको बिजनेस अच्छा लगता है, जो बिजनेस समझ में आता है, इजी टू अंडरस्टैंड है, उसी बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी मेरी राय रहती है। बाकी तो डिसीजन आपका है। GMM फॉर्डर काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे रख सकते हैं। अतुल भी अच्छा है, अतुल भी लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे रख सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लेवल के बारे में बात करें तो GMM तो काफ़ी ऊपर निकल चुका है, यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है। जब भी अच्छे लेवल पर आएगा तो दोनों स्टॉक्स के बारे में मैं ज़रूर आपको नोटिफाई करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल योर एफर्ट्स। मेरा प्रश्न डीमैट अकाउंट के बारे में है। फिलहाल एक फुल सर्विस ब्रोकर के साथ है, पर ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा है। डिस्काउंट ब्रोकर्स काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, पर कुछ इनसिक्योरिटीज़ है मेरे मन में, इनको लेकर कृपया आपने विचार बताया। तो यहाँ पर इनसिक्योरिटीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे सेफ प्लेटफॉर्म्स मुझे दिखाई देते हैं। ज़ेरोधा यहाँ पर फुल्ली बहुत ही अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म दिखाई देता है, मैं भी उसे ही यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पर कोई भी चिंता की बात नहीं है। साथ ही एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट से नए शेयर्स में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, प्रोसेस है। DIA स्लिप आप भरेंगे तो आपको सारे के सारे पुराने डीमैट अकाउंट से नए डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कुछ कंपनीज के शेयर रेगुलरली बढ़ रहे हैं, GMM फॉर्डर, डिक्सन, एफले, एम्बर एंटरप्राइज, इंडिया मार्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, शुड वी वेट फॉर डिप इन दिस प्राइसेस और शुड वी इन्वेस्ट इन देम सिंस मोस्ट ऑफ दिस आर टेक्नोलॉजी कंपनीज, व्हाट इज योर व्यू फॉर नाउ। तो यहाँ पर GMM फॉर्डर तो मैं आपको बताता रहता हूँ, 4000 के प्राइस पर अच्छा अभी मिल रहा था। अगर आपने वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया तो थोड़ा सा वेट कीजिए तो ही अच्छा रहेगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज और एम्बर एंटरप्राइजेज, उसके जो क्यों हमें तेज़ी आ रही है आपको पता ही होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से शिफ्ट होने वाला है, टीवी का इंपोर्ट भी बंद कर दिया है, लेकिन इसके जो अभी रिजल्ट्स आए हैं वो इतने अच्छे नहीं आए हैं, तो कौन अभी वो फायदा ले पाएगी या नहीं। यहाँ पर ऑफकोर्स गवर्नमेंट की तरफ से तो यहाँ पर अच्छा सब डिसीजंस ले रहे हैं कि चाइना से इंपोर्ट बंद करना है, लेकिन क्या डिक्सन टेक्नोलॉजीज और एम्बर एंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट इतना एफिशिएंट है कि इस चीज़ का पूरा फायदा उठा पाएगी या नहीं, ये तो आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ही पता चलेगा। तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। क्या कंपनी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएंगी या नहीं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ इंडिया मार्ट के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ, वो मैंने रेकमेंड भी किया था, वो अब 50% ऊपर निकल चुका है। यहाँ पर 2100 के आसपास मैंने रेकमेंड किया था, अभी 3100 के आसपास वो ऑलरेडी पहुँच चुका है, तो फिलहाल अभी वेट करना चाहिए। एफले के रिजल्ट्स हैं जो कि कल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसके बारे में भी मैं बाद में बात करूँगा। और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को आप फिलहाल अभी अवॉइड ही कीजिए तो ही बेहतर होगा।
नेक्स्ट है, हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग सैल्यूट टू यू फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट यू आर डूइंग फॉर अस। थैंक यू। आपका हर एक कमेंट हमें और भी मोटिवेट करता है कि हम अच्छे और भी वीडियोस बनाते रहें। सर, कैन यू सजेस्ट सम गुड फंडामेंटल स्टॉक्स इन द केमिकल सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म, देर आर सो मेनी। तो यहाँ पर बहुत सारी अच्छी कंपनीज है। मैंने बताया कि आरती इंडस्ट्री अच्छी है, उसे चूज कर दीजिए। अतुल भी अच्छी है, एसआरएफ भी अच्छी है। किसी भी एक कंपनी पर ही नजर रखिए अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो 2-3 केमिकल स्टॉक्स भी आप ले सकते हैं। पीडीलाइट अच्छी रेंज पे मिल रहा है, वहां पर बाइंग करना शुरू कर दीजिए। बाकी जब भी कोई दूसरी अच्छी कंपनीज आएगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। विनाती ऑर्गेनिक्स के बारे में भी मैंने बताया ना, अभी उसके लेवल्स भी मैंने बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ के वीडियो में मैंने बताया है, वहां पर भी आप देख सकते हैं कौन से लेवल्स हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इस जेएमएम फॉडलर गुड फॉर लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो ये भी एक पीएसयू कंपनी है। ज़्यादा यहाँ पर बुलिश रन देख के हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने बीएचईएल में भी देखा, तेज़ी आई थी फिर वापस थोड़ी सी गायब होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए। पीएसयू में मूवमेंट देखने को मिलती है, नीचे आता है, डबल होता है, वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर अवॉइड करेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट है, योर प्लेलिस्ट ऑन आइडियल पोर्टफोलियो इज रियली वर्दी। रिसेंटली आई एम फॉलोइंग योर प्लेलिस्ट ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। थैंक यू। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शुड वी इन्वेस्ट इन एलेम्बिक फार्मा एंड लॉरस लैब्स एट प्रेजेंट लेवल फॉर लॉन्ग टर्म से 5 to 7 years कंसिडरिंग देयर पोटेंशियल। तो अच्छी कंपनीज है, बुरी कंपनीज है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लॉरस लैब भी काफ़ी भाग चुकी है। यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट या बोनस की हमें यहाँ पर न्यूज़ भी देखने को मिल रही है, उसके बारे में भी, उसकी वजह से भी और भी ज़्यादा भागती हुई नजर आएगी। और एलेम्बिक फार्मा तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है, तो यहाँ पर चेज मत कीजिए प्लीज, स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर बाय कीजिए। और फार्मा का एक स्पेशल मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कोई अप्रूवल मिलता है तो बहुत चढ़ जाता है, और अगर कोई अप्रूवल कैंसिल हो जाता है, अप्रूवल नहीं मिलता, तो स्टॉक्स में गिरावट भी ऐसी ही आती है। इसलिए जनरली मैं छोटे पोर्टफोलियोज को फार्मा स्टॉक्स रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता। ऑलरेडी 5-6 महीने हो चुके हैं ये कोविड-19 के चक्कर को, और उसमें सारी जो चीज़ें थी, सारे जो पॉजिटिव चीज़ें थी यहाँ पर फैक्टर्ड इन हो चुकी है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो चुकी है। यहाँ पर हम एंटर करेंगे और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर निकलने के बारे में सोच रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर अब अगर आप होल्ड भी करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा करेक्शन का, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर देर आर एनी प्लान्स फॉर क्रिएटिंग सिल्वर गोल्ड डायमंड मेंबरशिप फॉर योर चैनल इन डेज टू कम। इफ यू वांट पर्सनलाइज्ड एडवाइस एंड वी एडेड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स ओवर मंथली सब्सक्रिप्शन, आई थिंक दैट विल बी great help to all of us. Let us know about your future plans for channel expansion. Cheers। तो यहाँ पर चैनल के एक्सपांशन का प्लान चल रहा है, लेकिन कुछ जो लिमिटेशंस होती है, यहाँ पर लिमिटेशंस कह सकते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं। यूट्यूब का कुछ ऐसा रूल है कि 30,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, उसके बाद ही हम ये मेंबरशिप प्लान्स ला सकते हैं। तो पूरी कोशिश रहेगी जब भी 30,000 सब्सक्राइबर्स होंगे उसके बाद हमें पूरी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ पर मेंबरशिप प्लान्स भी ले पाए और अच्छी से अच्छी सर्विस अच्छे से अच्छे प्राइस पर आपको दे पाए। तो यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर्स दे पाऊँ, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चंस मुझसे रह जाता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जनरली सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स देने की पूरी कोशिश की। अगर कोई रह जाता है तो नेक्स्ट Q&A सेशन में आप वहाँ पर क्वेश्चन रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी इन्वेस्टिंग।